हमारा आज का टॉपिक है अलाइनिंग पर्पस, ऑडियंस एंड टोन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया ब्रेनस्टॉर्मिंग और इन्वेंशन टेक्निक्स को। हमने ऑब्जर्व किया कि इन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम किसी भी टॉपिक पे काफ़ी सारे आइडियाज़ कलेक्ट कर सकते हैं। नाउ कम्स द स्टेज वेयर वी सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल आइडियाज़ बिफोर स्टार्टिंग टू राइट। आप लोगों ने अपने प्री राइटिंग प्रोसेस में 3 चीज़ें ज़रूर कंसिडर करनी होती हैं। आपका राइटिंग का पर्पस क्या है, आपकी ऑडियंस कौन है, और आपकी राइटिंग की टोन क्या होनी चाहिए। Slide number 1, Identifying purpose. An author's purpose is simply the main reason behind their writing. The following questions may help in defining your purpose. What do I hope to accomplish? What do I want my writing to do? How does my purpose affect my writing? हमने राइटिंग इफेक्टिव ईमेल्स वाले टॉपिक में पर्पस इस्टेब्लिश करने की इम्पोर्टेंस के ऊपर बात की थी। ये वाला रूल दूसरे फॉर्मल राइटिंग के मोड्स पे भी अप्लाई होते हैं, जैसे एसेज या आपकी क्वेश्चंस के आंसर्स। इन तमाम में आपका अपना पर्पस को डिफ़ाइन करना, उसको आइडेंटिफाई करना एक एसेंशियल पार्ट होता है। क्या आप इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं, या कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, या किसी चीज़ पे परसुएड करना चाह रहे हैं, कन्विंस करना चाह रहे हैं? जो भी आपके राइटिंग का पर्पस है, इसको शुरू में बताना बहुत ज़रूरी होता है। प्लीज़ नोट कीजिए कि आपके इंट्रोडक्शन में आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या फिर थीसिस स्टेटमेंट का होना ज़रूरी होता है। ये एग्जामिनर को बताती है कि क्या इस स्टूडेंट को क्वेश्चन की समझ आई है, जो हमने इससे रिक्वायर किया है, क्या ये उसी का आंसर दे रहे हैं, या इसको क्वेश्चन को समझने में कोई गलती लगी है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ डिस्कस करने का कहा गया है, तो आप इंट्रोडक्शन में डिस्कस ही लिखेंगे। दिस एसे डिस्कसेस दिस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको कुछ एक्सप्लेन करने का कहा गया है, तो आप इसको अकॉर्डिंगली लिखेंगे कि दिस आर्टिकल या दिस एसे एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ, और आगे जो भी होगा। लेकिन ये वाले पर्पस वर्ब्स आपके माइंड में होने चाहिए कि आपके एसे के लिए सबसे सूटेबल वर्ब कौन सा है। अपना पर्पस डिसाइड करने के लिए आपका क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा चीज़ें रिक्वायर्ड हो सकती हैं। हो सकता है आपसे कुछ डिस्कस करने का कहा गया हो और उसके बाद अपना ओपिनियन देने का कहा गया हो। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल बिलीव दैट ऑनलाइन क्लासेस आर अ ब्लेसिंग while some believe otherwise. Discuss both sides of this argument and also give your own opinion. अब इसमें एक तो आपसे डिस्कशन रिक्वायर्ड है और दूसरा आपसे इस पे अपना ओपिनियन रिक्वायर्ड है। आपने ये दोनों चीज़ें अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में बतानी होती हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या थीसिस स्टेटमेंट आपके इंट्रोडक्शन का वो जुमला होता है जिसमें आप अपना पर्पस क्लियरली बताते हो। इसे लिखे बगैर आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होता। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपने अपना पर्पस आइडेंटिफाई करना है थ्रू योर क्वेश्चन। उसमें से आपको पता चलेगा कि आपसे कौन कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है, और फिर आपने अपने एसे या अपने आर्टिकल या अपने क्वेश्चन के आंसर में उस चीज़ को क्लियरली स्टेट करना होता है कि मेरा आंसर या एसे ये वाली चीज़ें अचीव करने की कोशिश करेगा। स्लाइड 1A, आइडेंटिफाई द पर्पस इन द फॉलोइंग लाइन्स। जो लाइन्स मैं पढ़ूंगा आपने मुझे बताना है कि इन लाइन्स का क्या पर्पस है। द व्हेल इज़ द लार्जेस्ट लिविंग मैमल। द लार्जेस्ट व्हेल्स weigh over 150 tons, are 100 feet long and consume 5 tons of food each day. आपके पास चॉइसेस हैं टू इन्फॉर्म, टू एडवाइज, टू परसुएड, टू डिस्कस। 1 मिनट के लिए ज़रा वीडियो को पॉज करें और सोचें कि कौन सी चॉइस सबसे ज़्यादा सूटेबल लगती है। इन लाइंस में क्लियरली कोई ओपिनियंस डिस्कस नहीं हो रहे, तो डिस्कशन कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें कुछ भी आपको कन्विंस करने की कोशिश नहीं की जा रही, किसी भी बात पे आपको परसुएड करने की कोशिश नहीं की जा रही, तो परसुएशन भी कैंसिल आउट हो जाएगी। आपको इसमें कुछ एडवाइस भी नहीं किया जा रहा, इसमें सिर्फ कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं वेल्स के बारे में, तो इसका मतलब है कि ये आपको इन्फॉर्म किया जा रहा है। चॉइस ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्लाइड 1B, आइडेंटिफाई द पर्पस इन द फॉलोइंग लाइन्स। अब ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये लाइंस थोड़ी सी चेंज्ड हैं, लेकिन टॉपिक वही है। आप देखें कि पर्पस में चेंज किस तरह से आता है। विदाउट द एफर्ट्स एंड सपोर्ट ऑफ पीपल अराउंड द ग्लोब, द ब्लू व्हेल विल कंटिन्यू टू बी हंटेड एंड स्लॉटर्ड एंड देयरफॉर बिकम एक्सटिंक्ट। वी नीड टू प्रिजर्व दीज ब्यूटीफुल क्रिएचर्स एंड इट इज़ टाइम दैट द गवर्नमेंट बिकेम मोर इन्वॉल्व्ड। आपके पास चॉइसेस वही हैं, टू इन्फॉर्म, टू एडवाइज, टू परसुएड, टू डिस्कस।
दोबारा से ज़रा वीडियो को पॉज करें और सोचें कि पर्पज़ में क्या डिफरेंस आया है। इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में देना है। स्लाइड नंबर 2, एनालाइजिंग ऑडियंस। Intended audience, target audience, or simply audience means the people the writer has in mind as the readers. Before starting to write, it is important to develop an awareness regarding your audience. You have to put yourself in your reader's shoes. You have to understand their knowledge of your topic, their attitude towards your topic, and why the topic should be of interest to them. जिस तरह आप जब कोई प्रेजेंटेशन या किसी जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपके माइंड में इंटरव्यूअर और वो वाली सिचुएशन ज़रूर आती है और आप उस सिचुएशन के हिसाब से ख़ुद को प्रिपेयर करते हैं। आप उन लोगों को थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन, उनकी एक्सपर्टीज़, उनकी एजुकेशन, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने आंसर्स प्रिपेयर करते हैं। आप अपनी राइटिंग के ज़रिए अपने रीडर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए आपकी राइटिंग और आपके रीडर का एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आपको अपनी ऑडियंस को एनालाइज करना पड़ता है कि आपकी राइटिंग पढ़ने वाला असल में है कौन, उसके डेमोग्राफिक्स क्या हैं, यानी उसकी एजुकेशन, एज, क्वालिफ़िकेशन, बैकग्राउंड, ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी गेम की कुछ टेक्निक्स एक्सप्लेन करने के लिए आर्टिकल लिखने का कहा जाता है तो आप सबसे पहले अपनी इंटेंडेड ऑडियंस के बारे में सोचेंगे। अगर आपकी ऑडियंस में बिगनर प्लेयर्स हैं तो आप उनको डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स बताएंगे, जबकि एडवांस्ड प्लेयर्स के लिए आप उनको मुख्तलिफ चीज़ें बताएंगे। हालांकि आपका टॉपिक सेम है लेकिन आपका जो कंटेंट है वो इंटायरली चेंज हो जाता है। हमने पिछले दिनों एक एक्टिविटी की थी जिसमें आपने मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन को एक ईमेल लिखनी थी और उसमें आपने अपनी डिवाइस के लॉस को रिपोर्ट करना था। अब मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि एक स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल हैं तो उनके लिए आप सीसीटीवी फुटेज और इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, उनको ये वर्ड समझने में परेशानी नहीं होगी। जबकि आप अगर किसी रेगुलर ऑडियंस को ये वाला वाक़या बताएंगे तो शायद आप वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे वर्ड्स यूज़ करेंगे, ज़्यादा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करेंगे। अब ऑडियंस को मद्देनज़र रखने के लिए आप ख़ुद से कुछ सवाल पूछ सकते हैं, वो नेक्स्ट स्लाइड में दिए हुए हैं। स्लाइड नंबर 2A, एनालाइजिंग ऑडियंस। कंसिडरिंग द फॉलोइंग माइट हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग योर स्पेसिफिक ऑडियंस। क्वेश्चन 1, हु योर ऑडियंस इज़, अ स्पेसिफिक पर्सन, अ ग्रुप ऑफ पीपल, जनरल पब्लिक। अगर तो कोई स्पेसिफिक पर्सन है तो आप उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसकी एजुकेशन, उसके करियर के बारे में रिसर्च करेंगे और उसी हिसाब से अपना कंटेंट लिखेंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल है तो आपको उनका एक कलेक्टिव लेवल ऑफ एजुकेशन, एक्सपर्टीज़ और इन तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर तो इस ग्रुप की क्वालिफ़िकेशन एडवांस्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये प्रोफेसर्स हैं या डॉक्टर्स हैं तो आप कम्प्लेक्स वोकेबलरी यूज़ कर सकते हैं, एक्रोनिम्स भी यूज़ कर सकते हैं, आपको हर चीज़ को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप जनरल पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं तो आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बतानी पड़ती है। उसमें आप एडवांस वोकेबलरी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें तमाम लोग शामिल होते हैं। उसके बाद ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आपका उनके साथ रिलेशनशिप क्या है। आप उनके सबऑर्डिनेट हैं या आप उनके कोलीग हैं या आप उनके सुपीरियर हैं। इन तमाम चीज़ों से आपका मैसेज और आपका कंटेंट इफ़ेक्ट होता है। सिमिलरली, क्या उनकी कोई एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे? आपकी ऑडियंस आपसे किस तरह का मैसेज एक्सपेक्ट करती है? क्या आपके मैसेज का कोई अनवांटेड रिएक्शन तो नहीं आएगा? इसके अलावा आपकी ऑडियंस को आपके टॉपिक के बारे में कितना पता है, कितना उसको मज़ीद बताना ज़रूरी है, और वो आपके टॉपिक को या आपकी राइटिंग को क्यों पढ़ें, उनके लिए ये कैसे इंपॉर्टेंट है। इन तमाम चीज़ों का आंसर आपके पास पहले से होना चाहिए। एक बात हो सकता है आप कार्टून्स और इलस्ट्रेशंस के थ्रू एक ख़ास किस्म की ऑडियंस जो कि छोटे एज ग्रुप से बिलोंग करती है उसको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कन्वे कर सकें, जबकि उसी किस्म का मैसेज आप एक सीनियर ऑडियंस को ग्राफ्स और सीरियस टोन और डिफरेंट तरीके से समझाएंगे। लेट्स सपोज़ हमें करीना वारिस के बारे में अवेयरनेस देनी है, बच्चों को और तरीके से दी जाएगी, उनके लिए कार्टून्स बनाए जाएंगे, जबकि बड़ों के लिए इन्फोग्राफिक्स शो किए जाएंगे, उनके लिए एड्स का कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूजुअली स्टूडेंट से आता है कि एग्जामिनेशन में या हमारी एकेडमिक राइटिंग में हमारी ऑडियंस तो ज़्यादातर सुपरवाइज़र ही होता है या टीचर होता है जिसने आपको एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन दिया होता है। मतलब आपकी रीडरशिप तो वही है ना, वही टीचर है जिसने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑफ कोर्स पढ़ना उसी नहीं है, एक्चुअली चेक उसी नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे एक इशू आता है
कई दफ़ा स्टूडेंट्स को लिखते हुए ये फ़ील होता है कि इन चीज़ों का तो ऑलरेडी टीचर को पता है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल है कि वो टीचर चेक कर रहा हो कि क्या स्टूडेंट की इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है, और अगर एक स्टूडेंट उस कॉन्सेप्ट को थॉरली एक्सप्लेन नहीं करता तो वो शायद इस पे ग्रेड्स लूज़ भी करे। बेहतर ये होता है कि चीज़ों को एट लेंथ एक्सप्लेन कर दिया जाए। अगर आपके पास वर्ड लिमिट में गुंजाइश है तो जितना चीज़ों को एलेबोरेट कर सकते हैं उतना अच्छा है। अदरवाइज़ एक इस तरह की फीलिंग आती है कि शायद स्टूडेंट का ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। सेकेंडली, इस तरह के टास्क में आपको अक्सर औकात बताया जाता है कि आपकी ऑडियंस कौन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ईमेल राइटिंग वाले टास्क में आपको स्पेसिफिकली बताया गया कि आपकी ईमेल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन को एड्रेस होगी। इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपकी ऑडियंस कौन है इसका आपको क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से आइल्स के एसेज में आपको कुछ जनरल अंडरस्टैंडिंग के टॉपिक्स दिए जाते हैं, ट्रैफिक पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे। उसमें अक्सर आपसे आपका ओपिनियन मांगा जाता है। उस वक्त ऑफ कोर्स आपकी एक ऑडियंस तो आपका एग्जामिनर है, लेकिन इस माइंडसेट के साथ लिखना कि आपका इस हवाले से एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है और आप अपने लेवल के दूसरे स्टूडेंट्स को या दूसरे यूथ को गाइड कर रहे हैं, उससे आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में एक तो आपकी ऑडियंस आपका एग्जामिनर है जिसने आपका ऐसे चेक करना है, लेकिन अच्छा लिखने के लिए बेहतर ये होता है कि आप अपने माइंड में रखें कि आपके जो लेवल के मज़ीद लोग हैं वो आपकी ऑडियंस है, आपने उनको गाइड करना है। फॉर एग्जांपल, एजुकेशन के ऊपर आपको एक एसे मिला है और आपका उसके ऊपर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि ऑनलाइन होनी चाहिए या फिर ऑफलाइन क्लासेस होनी चाहिए, रियल टाइम क्लासेस होनी चाहिए। आप इमेजिन करें कि आप अपनी एज के एक ग्रुप को गाइड कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ें आपके माइंड में आएंगी, आपने वो चीज़ें उस एसे में लिखनी है। इससे ये होता है कि आपके आइडियाज़ बहुत ज़्यादा नैरो डाउन नहीं होते और आपके पास ज़्यादा कंटेंट होता है अपने एसे में लिखने के लिए। स्लाइड नंबर 3, selecting tone. After identifying your purpose and analyzing your audience, you select an appropriate tone. The tone shows a writer's attitude towards the subject or another person. Should you be serious or should you use humor? Should you be persuasive or informative? Your tone includes sentence structures, word choice, punctuation, and formality of language. Choosing the right tone for the right environment is critical for building a relationship between a piece of writing and a reader and ultimately achieving the writing goals. जब आप ऑडियंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो अगला स्टेप होता है कि उस तरह की टोन अडेप्ट की जाए जिससे ऑडियंस इंगेज हो सके। आप किसी छोटे बच्चे को बहुत कम्प्लेक्स किस्म की वोकेबलरी में कोई बात समझाओगे तो वो थोड़ी देर के बाद अपना इंटरेस्ट लूज़ कर जाएगा। उसको कोई ना कोई इंटरटेनमेंट, उसको कोई ना कोई कार्टून्स, इलस्ट्रेशंस चाहिए ताकि वो आपकी राइटिंग में इंगेज रहे। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि छोटे बच्चों के नॉवेल्स के अंदर बहुत सारी इलस्ट्रेशंस होती हैं, बहुत सारे कार्टून्स, बहुत सारे कलर्स वगैरह ऐड किए होते हैं ताकि उनकी अटेंशन जो है उसको कैप्चर किया जा सके। इसी तरह से आप किसी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में कोई बहुत फ्रेंडली या इनफॉर्मल टोन अडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर आपके रीडर को आपकी राइटिंग की टोन पढ़ के एक ऐसी फीलिंग आए कि इसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो आप अपने राइटिंग के गोल्स अचीव नहीं कर पाते। पढ़ने वाले को लगना चाहिए कि ये मेरे लिए ही लिखा हुआ है। उसमें उसका स्टेटस, उसकी एज, उसकी क्वालिफिकेशन, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे वंस अगेन मैं आपको रूल ऑफ रिस्पेक्ट रिमाइंड करवाता चलूँ, वो रहना चाहिए हमारा, क्योंकि ट्रेन करें खुद को प्रोफेशनल राइटिंग के लिए, इस इन्वायरमेंट के लिए वो रूल ऑफ रिस्पेक्ट आपने हमेशा फॉलो करना है। स्लाइड नंबर 4, अलाइनिंग पर्पस, ऑडियंस एंड टोन. Content refers to all the written material in a document. You should choose your content that is aligned with your purpose, audience, and tone. It may consist of examples, statistics, facts, anecdotes, testimonies, illustrations, and observations, but no matter the type, the information must be appropriate and interesting for the audience and the purpose. ये जो 3 चीज़ें हमने इस लेक्चर में पढ़ी हैं, पर्पस, ऑडियंस और टोन, इन तीनों को अलाइन करके आपने अपना कंटेंट डेवलप करना होता है। इन चीज़ों को राइटिंग से पहले अपने माइंड में रखने से आपके माइंड में बहुत से सूटेबल आइडियाज़ खुद ही आना शुरू हो जाते हैं, और वो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद हमने एक बहुत बड़ा आइडियाज़ का पूल कलेक्ट किया होता है, हमें एग्जैक्ट पता चल जाता है कि इसमें से कौन कौन से आइडियाज़ इस वक्त मेरे क्वेश्चन के लिए या मेरे एसे के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल हैं।
आप जिस तरह किसी भी इंटरेक्शन के लिए ख़ुद को पहले से प्रिपेयर करते हो कि आपने किन लोगों से मिलना है, उनसे क्या बात करनी है, किस तरह की टोन में बात करनी है, उसी तरीके से राइटिंग भी एक तरीका होता है अपनी रीडर्स को इंगेज करने का। तो राइटिंग शुरू करने से पहले उसकी प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी होती है। इसके बगैर अपने गोल्स को अचीव करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये वाले कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं पे किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो उस पॉइंट पे आपने इस वीडियो का टाइम नोट करके कमेंट्स में मुझे बताना है, ताकि मैं उसको किसी डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं या उसको आंसर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।